दोस्तों अल्फ़ा कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोग प्रीवियस डे सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में पढ़ चुके थे। आप लोग को हम बता दिए थे कि सबसे पहले सेल थ्योरी कौन दिया था, स्लाइडर एंड स्वान ने 1838 टू 1839 तक दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग और सेल के टाइप्स को पढ़ेंगे। सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल मेनली टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं सेल को जो है यूकैरियोटिक सेल को मैं पहले से बना लिया हूँ, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा जाता है, इसलिए मैं पहले से बना लिया उसको। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को हम कह लें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। इसमें जो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, समझ रहे हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जो है, सॉरी जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित रहता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं रहता है। तो समझ रहे हैं दोस्तों, सबसे आसान तरीका है प्रोकैरियोटिक सेल को पहचानने का कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है। सपोज दैट ये हमारा सेल है, सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसी तरह पड़ा रहता है। और दोस्तों इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं रहता है, और पादप प्लांट में जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट भी नहीं रहता है, और इसमें दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहती है। समझ रहे हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं, लाइसोसोम भी इसमें नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो कि इनमें यानी प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सेल जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। समझ रहे हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। ये जो इसका जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियोइड इसलिए बोलते हैं, ऑइड मतलब होता है लाइक, ऑइड मतलब होता है लाइक यानी की तरह। समझ रहे हैं, न्यूक्लियस की तरह लेकिन न्यूक्लियस नहीं, मतलब न्यूक्लियस की तरह है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है इसमें नहीं है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिस सेल में नहीं रहेगा वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा। समझ रहे हैं दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको देख लिए प्रोकैरियोटिक सेल को। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल को पूरे विस्तार से समझेंगे दोस्तों। ऑर्गेनेल्स इसके जो कोशिका के अंग हैं, कोशिकांगों का नाम हम लिख दिए हैं, और बारी बारी से सबको हम लोग समझेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म को, पहले देख लेते हैं क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो मतलब होता है जीव, समझ रहे हैं, तो प्रोटो मतलब क्या होता है, जीव होता है, और प्लाज्म मतलब होता है द्रव्य। समझ रहे, प्लाज्म मतलब क्या होता है, द्रव्य यानी जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य दोस्तों, जीवों के अंदर जितने भी जीव हैं, जीवों के अंदर जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ये जो जीव द्रव्य है आपका जो है वाटर टाइप रहता है, लिक्विड टाइप रहता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म सेल में प्रोटोप्लाज्म टू टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, तो साइटो मैं आप लोग को बताया था, दोस्तों कि साइटो नाम आप लोग सुने हैं, नहीं सुने हैं तो मैं इसका जो सेल और सेल थ्योरी जो मैं टॉपिक प्रीवियस डे पढ़ाया था उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पूरा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना, तो चलिए, तो साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटो मतलब होता है कोशिका, साइटो मतलब क्या होता है, कोशिका, और प्लाज्म मतलब क्या होता है, द्रव्य, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहता है वही क्या होता है, साइटोप्लाज्म। देखिए ये सब कोशिका के अंदर जो खाली स्थान है, यहाँ पे पूरा द्रव्य भरा रहता है। समझ रहे हैं, कोशिका के अंदर खाली स्थान है वो पूरा क्या भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और कोशिका के अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, और जो टिश्यू है, टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म समझ में आ गया आप लोग को, साइटो मतलब कोशिका, प्लाज्म मतलब द्रव्य, यानी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ उपस्थित होता है, कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक, प्लाज्म मतलब द्रव्य, यानी केंद्रक द्रव्य या केंद्रिका द्रव्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है, जो लिक्विड भरा होता है, ये जो हमारा केंद्रक है, सेंटर है, ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म को हम जो है नेक्स्ट डे बता दिए थे कि प्रोटोप्लाज्म का खोज कौन किया था। 1835 में दुजार्दिन किए थे। दुजार्दिन, ठीक है, दुजार्दिन किए थे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का खोज कौन किया था? दुजार्दिन किए थे 1835 में। और बाद में जो है 1839 में इसका नाम जो है प्रोटोप्लाज्म कौन रखा था? और ये J.E. पुरकिंजे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले कौन खोज किया था? 1835 में दुजार्दिन, और 1839 में इसका नाम प्रोटोप्लाज्म कौन रखा? J.E. पुरकिंजे रखे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, जो लिक्विड भरा रहता है पूरा, वही क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है दोस्तों। ये रेड में जो है पॉइंट डाल के बता दिया हूँ कि ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, इसको मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। कोशिका झिल्ली हिंदी में बोलते हैं इसको। तो कोशिका झिल्ली का खोज सर्वप्रथम कौन किया था? सेल मेम्ब्रेन का खोज कौन किया था? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का खोज सर्वप्रथम कार्ल नेगले साहब, कार्ल नेगले और सी क्रैमर, ठीक है दोस्तों। कौन किया था? कार्ल नेगले और सी क्रैमर। कब किए थे? 1855 में, ठीक है। 1855 में सेल मेम्ब्रेन का खोज किया था। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? कोशिका झिल्ली। जैसे मान लीजिए हमको दुकान जाना है कोई सामान लाने, ठीक है, सामान लाने जाना है, मान लीजिए हम 1 किलो चीनी ले लिए। तो 1 किलो चीनी ले लिए तो दुकानदार हमको क्या करता है कि एक थैला देता है, ठीक है। थैले को भी झिल्ली बोलते हैं, समझ रहे? एक थैला देता है, इसको क्या बोलते हैं? झिल्ली। तो उसमें क्या करते हैं हम सामान को रख लेते हैं और रख के घर लेके चले आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो ये झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, कोशिका के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे झिल्ली के अंदर क्या था? चीनी था। उसी प्रकार यहाँ पे कोशिका के अंदर क्या रहते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, कोशिकांग रहते हैं, जो कि क्या होते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा यानी कोशिका झिल्ली के द्वारा सुरक्षित अंदर पड़े रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेल मेम्ब्रेन दोस्तों प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जो कोशिका को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला नंबर हम लोग देखेंगे सेल वॉल, ठीक है दोस्तों। सेल वॉल को हम देख लेते हैं। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति, ठीक है दोस्तों। कोशिका भित्ति, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज बहुत हार्ड पदार्थ होता है, ठीक है, तो उसी का बना होता है। तो जो सेलुलोज है केवल उसमें पेड़ पौधों में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये हम जंतु कोशिका बनाए हैं दोस्तों, इसलिए इसमें सेलुलोज को नहीं दिखाया गया है। सेलुलोज क्या होता है? इसका एक और आउटर पार्ट बनेगा, ठीक है। इसका आउटर पार्ट एक और बन जाएगा, और बीच वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, आउटर पार्ट पूरा बनने के बाद पूरा, और जो बीच वाला पार्ट रहता है इसी को बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, दीवार का काम करती है, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति होती है बहुत ही हार्ड होती है, जो कि क्या करती है? पौधों, देखिए ये समझ लिए प्लांट है, तो प्लांट का देखेंगे ना, ये जो आउटर स्ट्रक्चर रहता है, बाहरी पार्ट रहता है, बहुत ही हार्ड रहता है, समझ रहे हैं? बहुत ही हार्ड रहता है, जो कि किसका बना रहता है? सेलुलोज का बना होता है। तो ये क्या करता है? यानी जो प्लांट होते हैं उनको क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है, और इनको क्या करवाता है? सुरक्षा देता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला हम लोग देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारे नामों से जानते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, कोशिका का विद्युत घर भी कहते हैं, और कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, और पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को।
ऐसा क्यों बोलते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका खोज कौन किया था दोस्तों? अल्बर्ट वॉन कोलिकर। ठीक है, सबसे पहले इसका खोज कौन किया था? अल्बर्ट वॉन कोलिकर। कब किए थे? 1857 में किए थे। ठीक है दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं। अब अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 ईस्वी में क्या कर दिया? इसका खोज कर दिया। अब जो रिचर्ड अल्टमैन थे, रिचर्ड अल्टमैन ने 1886 में, ठीक है, रिचर्ड अल्टमैन ने 1886 में क्या किए? इसका नाम बायोप्लास्ट रखें, बायोप्लास्ट। ठीक है, रिचर्ड अल्टमैन ने 1886 में, 1886 में इसका नाम क्या रख दिए? बायोप्लास्ट। देखिए सबसे पहले खोज कौन किए? अल्बर्ट वॉन कोलिकर। कब किए? 1857 में। और इसके बाद इसका जो नामकरण किया यानी बायोप्लास्ट कौन रखा? 1886 में रिचर्ड अल्टमैन। और इसके बाद लास्ट में कार्ल बेंडा, ठीक है, ये अलग वैज्ञानिक हैं, कार्ल बेंडा ने क्या कहा? 1898 में इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया खोज सर्वप्रथम कौन किया? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। कब किया? 1857 में। और रिचर्ड अल्टमैन ने क्या किया कि इसका नाम, जो ये खोजे थे जो पदार्थ, उसका नाम क्या रख दिए? बायोप्लास्ट रख दिए। अब इसके बाद जो कार्ल बेंडा थे, कार्ल बेंडा क्या कर दिए? बायोप्लास्ट का नाम बदल के क्या रख दिए? माइटोकॉन्ड्रिया रख दिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बिजली घर, उसको कोशिका का ऊर्जा घर, विद्युत घर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के हम कार्य देख लेते हैं। इसको कोशिका का ऊर्जा घर, बिजली घर या विद्युत घर भी कहते हैं कोशिका का। तो देखिए जब जीव श्वसन करता है, सांस लेता है, तो उस दौरान जो है एक साइकिल प्रारंभ होता है। ठीक है, श्वसन के दौरान क्या प्रारंभ होता है? श्वसन के दौरान क्या प्रारंभ होता है? एक साइकिल। ठीक है, जिसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। तो 2 चक्र होता है, जैसे एक अक्षीय श्वसन में होता है, एक अनाक्षीय श्वसन में। तो एक क्रेब्स चक्र होता है, एक केल्विन चक्र होता है। तो क्रेब्स चक्र में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल, इंग्लिश में क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है दोस्तों कि जो ये श्वसन है, जैसे हम सांस ले लेते हैं, सांस लेने के बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में मिलके क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? ब्लड के हीमोग्लोबिन में मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद क्या होता है? इसमें जब ये साइकिल पूर्ण करता है, प्रारंभ करता है, इसमें जो है क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करता है, तो इसमें 38 एटीपी अणु बनते हैं, ठीक है। इस साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में क्या बनते हैं? 38 एटीपी अणु बनते हैं। ठीक है, श्वसन के दौरान जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तब। तो 38 एटीपी अणु यानी 38 जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। ठीक है, अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या कर लेते हैं? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या होता है कि ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? एनर्जी मिलता है। ठीक है, जैसे श्वसन किए, श्वसन के दौरान क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर चला गया, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में मिला और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, हमारा क्रेब्स साइकिल पर संपूर्ण हो गया। और उसमें 38 एटीपी के अणु बन जाते हैं और ये अणु क्या होते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। और ग्लूकोज ही क्या होता है दोस्तों? एनर्जी यानी ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं, ऊर्जा बिजली घर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग समझ लिए। आगे चलते हैं हम लोग आगे ऑर्गेनेल्स की तरफ। तो अब हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियस को। ये हमारा है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, समझ रहे हैं? ये क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसे हमारा एक सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सभी ऑर्गेनेल जो है कोशिकांग हैं, उस क्या कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकांग को सुरक्षित रख रहा है। उसी प्रकार जो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर जो है, यानी केंद्रक के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं उनका सुरक्षा कौन करता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन करता है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की मुख्य रूप से किसका सुरक्षा करता है? आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, समझ रहे हैं ना? हिस्टोन, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस के अंदर रहता है। देखिए दोस्तों, मैं भी समझा देता हूँ आप लोग को। जैसे एक आम हो गया, ठीक है, मैंगो, एक मैं मैंगो बना लेता हूँ।
मैंगो के अंदर आप लोग देखते होंगे जो सीड होता है, ठीक है, मैंगो के अंदर क्या होता है, सीड यानी बीज होता है। तो जो बीज होता है वही हमारा न्यूक्लियस होता है, समझ रहे हैं। या एक हम अंडा ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी पक्षी का अंडा हो, अंडा ले लेते हैं, तो उसमें जो येलो कलर का पदार्थ होता है वही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वही जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे एक इसमें बीज है, बीज को हम क्या कर रहे हैं, इसको जब आम के अंदर से निकलेगा, इसको हम लगा देंगे पौधा, तो क्या होगा, इसको आम के बीज को लगाएंगे तो आम का ही पौधा क्या होगा, जनरेट होगा, आम का पौधा उगेगा, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब इसी के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का मिलकर बनता है, ठीक है। तो यही डीएनए क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। यदि हम दोनों को मिला के बोलें तो उसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिला के क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्रोमेटिन। अब एक पदार्थ और अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस का क्या कार्य है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी राइबोसोम को बनाता है, समझ रहे हैं। राइबोसोम को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। ये देखिए इसमें रेड कलर का जो है मैं धब्बा डाल दिया हूँ। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम को बनाने का कार्य करता है। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो हम आप लोग को बता ही दिए, ठीक है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं भी जो है पड़ा रहता है कोशिका के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, इसको गोल्गी अपरेटस भी बोलते हैं, गाल्जी का भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो गोल्गी बॉडी है इसका खोज जो है कैमिलो गाल्जी किए थे, कैमिलो गाल्जी, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं कैमिलो गाल्जी। तो गोल्गी बॉडी का खोज कौन किया था, कैमिलो गाल्जी। कैसे किए थे, एक श्वेत उल्लुक था, यानी जो वाइट उल्लू था, ठीक है, उल्लू अपने आउल वाइट था, उसी में क्या किए, श्वेत उल्लू में ही गाल्जी बॉडी का खोज किए थे, ठीक है। कौन, कैमिलो गाल्जी, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसका हम लोग वर्क देख लेते हैं, इसका कार्य देख लेते हैं। कैमिलो गाल्जी सॉरी जो गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी को हम आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब पूरे सेल में रहता है गाल्जी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे गाल्जी बॉडी है। तो गाल्जी बॉडी का कार्य हम लोग देख लेते हैं। ये क्या करता है, ऊर्जा का बैलेंस बना के, जो हमारी कोशिका है, कोशिका में पूरा एनर्जी ऊर्जा का बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनेल्स के पास एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो ये क्या करता है, गाल्जी बॉडी ऊर्जा को उठा के उसको देता है, समझ रहे हैं। यानी कोशिकांग के जिस भी सेल के, जिस भी कोशिका के अंग के पास ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, ये क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। मतलब पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के सेल में, पूरे बॉडी के सेल में गोल्गी बॉडी रहता है, इसलिए क्या करता है, पूरे बॉडी में ऊर्जा का बैलेंस बना के रखता है, एनर्जी का बैलेंस बना के रखता है, ठीक है, ऊर्जा का संतुलन। अब देखिए, अब इसका ये भी कार्य है, जैसे मान लीजिए जिसको कम एनर्जी की ज़रूरत है उसको कम एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है उससे लेके क्या करता है, जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है उसको दे देता है। कोशिकांग के जिस भी अंग को एनर्जी का ज़्यादा आवश्यकता है वो क्या करता है, गाल्जी बॉडी दूसरे से लेके उनको प्रोवाइड करवा देता है। यानी ये क्या करता है, सीधी सीधी बात में हम कह लें तो ये जो गाल्जी बॉडी है ये पूरे कोशिकांग में, यानी जो कोशिका है पूरे बॉडी में रहेगा, और पूरे बॉडी में क्या करेगा, एनर्जी का बैलेंस यानी संतुलन बना के रखेगा। इसके सीधा सीधा यही है कि पूरे बॉडी में, यानी पूरे बॉडी के सेल में ऊर्जा का संतुलन बना के रखने का काम कौन करता है, गाल्जी बॉडी करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग वैक्यूल्स को देख लेते हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं, रसधानी होती है, ये पादप कोशिका में बड़े बड़े होते हैं, समझ रहे हैं। पौधों की कोशिकाओं में ये बड़े बड़े होते हैं और जंतु कोशिका में क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इसका देख लेते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी बोलते हैं। रसधानी क्या करता है, जल संग्रहण का कार्य करता है, ठीक है। रसधानी के अंदर जल संग्रहण होता है, जल संग्रह होता है, और ये क्या करता है, जिसको जिसको जल वाटर की ज़रूरत होती है उसको वाटर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। वैक्यूल्स का यही कार्य होता है दोस्तों। पौधों में पादप कोशिका में ये बड़ी बड़ी होती हैं, और रसधानियाँ और जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं सेंट्रोसोम, तारक काय, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम, इसको हिंदी में तारक काय बोलते हैं, तारक काय, ठीक है। तारक काय जो है, तारक काय दोस्तों, सेंट्रोसोम देख लीजिए यहाँ पे है,
ठीक है। ये सेंट्रोसोम है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब कोशिका में हर जगह सेंट्रोसोम। तो तारक का सेंट्रोसोम का खोज सर्वप्रथम वान ब्रेंडन ने 1883 में किया था। ठीक है, तारक का सेंट्रोसोम का खोज वान ब्रेंडन ने 1883 में किया था। और बाद में जो है इसका नाम तारक का यानी सेंट्रोसोम कौन रखा? थियोडोर ब्रोवेरी। ठीक है, थियोडोर ब्रोवेरी ने कब रखा? 1888 में। ठीक है, यानी सबसे पहले सेंट्रोसोम तारक का खोज कौन किया? वान ब्रेंडन ने। कब किया? 1883 में। और तो इसके बाद क्या हुआ? थियोडोर ब्रोवेरी साहब ने 1888 में, समझ रहे हैं ना, 1888 में इसका नाम क्या रखे? तारक का सेंट्रोसोम रखे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग कार्य जान लेते हैं। ये दोस्तों इसका कार्य है कि ये क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन, समझ रहे हैं? कोशिका विभाजन ये नहीं कि एक से दो कोशिका बनता है। कहने का मतलब है कि कोशिका एक ही रहती है और कोशिका क्या हो जाता है? एक कोशिका से टूट के दो कोशिका बनता है, यानी उसका पुनर्निर्माण होता है। कोशिकाओं का क्या होता है? पुनर्निर्माण होता है, फिर से निर्माण होता है। ठीक है, यानी एक कोशिका से दो कोशिका, यानी एक कोशिका टूट के कितने कोशिकाओं में बढ़ जाती है? दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। उसी को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तारक का सेंट्रोसोम करता है। दोस्तों बस आप लोग साधारण भाषा में समझते जाइए ताकि आप लोग को एग्जाम में लिखने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको ER शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है SER और एक होता है RER। ठीक है, SER मतलब सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, समझ रहे हैं ना? सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हिंदी में बोले तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है ना? तो ये कोशिका में दो होते हैं। ठीक है, एक देखिए जो खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका, इसको मैं बता दूं कि जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अगल बगल जो है खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका पाई जाती है। खुरदुरी क्यों होती है? क्योंकि जो रेड पॉइंट हम किए हैं आप लोग देख रहे होंगे इसमें, तो ये क्या है? राइबोसोम है, यानी जो न्यूक्लियोलस से राइबोसोम बनता है और आके क्या हो जाता है? इसी पे मतलब जो अंतर्द्रव्यी जालिका है उसी पे क्या होता है? चपक जाता है, और चपक जाता है तो थोड़ा रफ लगने लगता है। और जैसे देखिए ये एक मतलब एक लाइनिंग में खींच देता हूँ, इसमें अगर इस प्रकार के कुछ पॉइंट हो जाएं तो ये क्या होगा? थोड़ा रफ लगेगा। ठीक है, इसको टच करेंगे कैसा लगेगा? रफ, यानी खुरदुरा लगेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। इस पे राइबोसोम चपक जाते हैं, इसलिए देख रहे हैं पॉइंट जो है ये राइबोसोम चपके हुए हैं पूरा अंतर्द्रव्यी जालिका पे। ठीक है, इसलिए कैसे हो जाते हैं? मतलब रफ हो जाते हैं, खुरदुरे दिखने लगते हैं। अब देखते हैं सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को देख लेते हैं। सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है। देखिए यहाँ पे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यहाँ पे है, समझ, मतलब पूरी कोशिका में होता है। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि ये वसा बनाता है, वसा। ठीक है, लिपिड्स क्या बनाएगा? लिपिड्स प्रोवाइड कराएगा, समझ रहे हैं? यानी शरीर में जितने चर्बी फैट होते हैं वसा बनाने का कार्य कौन करता है? यही करता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, एक बार और बता दें कि शरीर में वसा, फैट्स यानी चर्बी बनाने का काम कौन करता है कोशिकाओं में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है दोस्तों, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये क्या होता है? एकदम सॉफ्ट होता है, चिकना होता है। ठीक है, तो चिकना पदार्थ बनाने में माहिर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग राइबोसोम का देख लेते हैं, राइबोसोम के कार्य और राइबोसोम की खोज कौन किया था? राइबोसोम सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज जो है जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, पैलेट रोमानिया के जो वैज्ञानिक थे। ठीक है, रोमानिया के जो वैज्ञानिक थे जॉर्ज पैलेट ने इसका खोज, राइबोसोम का खोज कब किया था? 1955 में। ठीक है दोस्तों, और बाद में इसका नामकरण मतलब इसका नाम राइबोसोम कौन रखा? रिचर्ड बी रॉबर्ट। ठीक है, रिचर्ड बी रॉबर्ट ने इसका नाम बाद में कब? 1955
1958, ठीक है। यानी जो जॉर्ज पायलट थे 1955 में इसका खोज किया राइबोसोम का, और जो राइबोसोम नाम बाद में जो वैज्ञानिक थे रिचर्ड, एक ही वैज्ञानिक का नाम है रिचर्ड बी रॉबर्ट, ठीक है। 1958 में रिचर्ड बी रॉबर्ट ने इसका नाम क्या दिया, राइबोसोम, ठीक है। यानी नामकरण कौन किया, रिचर्ड बी रॉबर्ट, और खोज कौन किया, जॉर्ज पायलट। समझ रहे हैं दोस्तों, 1955 में और 1958 में इसका नामकरण हुआ, ठीक। अब इसका हम लोग कार्य देख लेते हैं। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन बनाना, ठीक है। क्या करना है, प्रोटीन बनाना, ठीक है दोस्तों। तो राइबोसोम क्या करता है, कौन सा काम इसका है, कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसका यही मुख्य कार्य, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो राइबोसोम होता है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अवसादन गुणांक जो है और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट टू टाइप के होते हैं राइबोसोम के, ठीक है। 70S और 80S, समझ रहे हैं ना, 70S और 80S। तो 70S यानी ये जो राइबोसोम होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम छोटे होते हैं 70S वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन पाया जाता है, 70S राइबोसोम, और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो राइबोसोम होते हैं दो टाइप के होते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो अवसादन गुणांक होता है इसका दो प्रकार के होते हैं, यानी 70S और 80S। यानी 70S प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ये छोटे होते हैं, इनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। और इनका साइज जो 80S होते हैं राइबोसोम कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग अगला लास्ट पॉइंट देख लेते हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का खोज सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डूबे, ठीक है। क्रिश्चियन डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने सन 1958 ईस्वी में किए थे, ठीक है। सन 1958 ईस्वी में लाइसोसोम का खोज कौन किया था, क्रिश्चियन डी डूबे साहब। अब ये जो है देख लेते हैं इनका क्या कार्य है। इनको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं, या आत्महत्या की थैली, या सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, लूज हो गया, अपना कार्य सही से नहीं कर रहा है। तो उसको क्या करता है, बुलाता है इधर और इधर, माइटोकॉन्ड्रिया के अपने तरफ बुला के क्या कर लेता है, उसको सीधे अपने अंदर उसको डाल के जला देता है, मतलब उसको ख़त्म कर देता है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, ठीक है। यानी जल अपघटन ऐसे होते हैं इनके अंदर कि वो क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को अगर उसका काम नहीं है कोशिका के अंदर तो उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, समझ रहे हैं। अब देखिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, और फैक्ट्री में काम करने के लायक आप नहीं रह गए, मतलब कहने का मतलब आप लूज़ हो गए, काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो फैक्ट्री का जो बॉस होता है आपको क्या करता है, निकाल देता है कि चलो भैया जाओ, आपका काम यहाँ पे नहीं है। ठीक उसी प्रकार लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर जिस भी ऑर्गेनेल्स का काम नहीं है, या जो भी ऑर्गेनेल्स प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कर देता है, जो लाइसोसोम होता है उनको ख़त्म कर देता है कोशिका के अंदर से। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरी कोशिका के जो कोशिकांग हैं वो पूरी कोशिकांग जो ही काम करना बंद कर देते हैं। तो ये बोलता है ठीक है तुम लोग काम नहीं कर रहे हो तो हम तुम लोग को बताते हैं, सबको बुलाता है अपने पास। अब बुलाने के बाद क्या करता है, अपने आप को ही फाड़ लेता है, समझ रहे हैं। तो अपने आप को फाड़ लेता है तो क्या होता है, कोशिका अपने ही मतलब अपने ही कोशिकांगों को क्या कर लेता है, पाचित कर लेता है, मतलब फाड़ लेता है अपने आप को। तो सारी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। अभी आप लोग ये भी देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कभी कहीं चोट लग गया आपको, आपका टीचर जो है आपको ज़्यादा मार दिया, या कोई मान लीजिए पुलिस वगैरह वगैरह मार देते हैं ज़्यादा आपको, तो उस जगह पे काला निशान पड़ जाता है, समझ रहे हैं, क्या हो जाता है, काला निशान पड़ जाता है। तो जब मतलब जो स्टिक होता है, जिस स्टिक से जो भी मारेगा आपको जिस भी जगह पे, तो वहाँ पे जो काला हो जाता है, कैसे हो जाता है काला, वहाँ की जो कोशिकांग होते हैं तो सो जाते हैं एकदम, उनको इतना ज़्यादा चोट लग जाता है ये सो जाते हैं, और सो जाते हैं तो वहाँ का जगह क्या हो जाता है, काला हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जगह काला हो जाता है तो धीरे धीरे
और जब उस पर आप लोग देखते होंगे गर्म पानी से या फिर लोथा मारा जाता है तो 2-4 दिन के अंदर कवर हो जाता है, सही हो जाता है। तो जब गर्म पानी या लोथा मारा जाता है तो जो अगल बगल के कोशिकांग रहते हैं वो गर्म होते हैं, बोलते हैं अरे 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 क्या बात है, क्या हो गया, क्यों ये इतना हमको गर्मी क्यों मिल रहा है। तो जब देखते हैं कि वो हमारे बगल का जो कोशिकांग है वो सब तो सोया हुआ है, तो फिर क्या करता है ये लोग धीरे धीरे अपना अपना एनर्जी इसको छिड़क देता है, समझ रहे हैं ना। ये जहाँ पे काला हुआ रहता है वहाँ धीरे धीरे अपना एनर्जी सब लोग दे देते हैं थोड़ा थोड़ा अपना, और एनर्जी देने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ का जो पार्ट काला हो गया रहता है वो भी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से कवर हो जाता है। अच्छा, कभी कभी आप लोग देखते होंगे, कभी आपको चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती है ना दोस्तों, तो अगर जो सुसाइड बैग ऑफ द सेल है, लाइसोसोम है, अगर वहाँ पे वो फट जाता है, समझ रहे हैं, फट जाता है तो उस जगह क्या हो जाता है, मवाज बना लेता है, मतलब उस जगह कोशिकांग क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसलिए सड़ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, पॉइजनस होता है ये, यानी फटने के बाद क्या हो जाता है, पूरी कोशिकांग मतलब जिस जगह हमको चोट लगा उसके पूरी जगह में क्या होगा, अगर लाइसोसोम फट गया है तो पूरा जगह क्या हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा, ठीक है, मवाज बना लेता है। तो उस मवाज को क्या करते हैं, बाद में निकाल देते हैं या फिर लोग मेडिसिन लेते हैं तो क्या हो जाता है, फिर कवर हो जाता है, समझ दोस्तों। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्या कर लेता है, इसके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, जो कोशिकांग के जो भी कोशिका के अंग काम करने लायक नहीं है उनको क्या कर लेते हैं, उसको समाप्त कर देता है, उनको पाचित करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों हम नए यूट्यूबर हैं इसलिए हमको थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसी के साथ हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।